पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। मुद्दा जुड़ा है प्रदेश की बेरोजगारी से, जिसमें हरियाणा ने एक ऐसा स्थान हासिल किया है जिसने सरकार को चौंकाया भी है और जमकर परेशान भी किया है। दरअसल बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों की सूची जारी हुई है तो उसमें हरियाणा में सत्तारूढ़ दल के होश उड़ गए हैं। बेरोजगारी में हरियाणा ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। अब ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस पर विपक्ष ने भी अपनी आंखें तरेर ली हैं। हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसने सरकार के माथे पर बल डाल दिया है और मौका दे दिया है उस विपक्ष को जिसके पास बयानों के तर्कश से निकालने को कुछ खास नहीं था। जी हां, बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में रैंक 1 पर आया है। आंकड़ा ऐसा है जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया है, क्योंकि यह आंकड़ा उस प्रदेश का है जहां सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती रही है। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव है। सीट एक है, लेकिन हरियाणा की सियासत में तीनों धुरियों के लिए किसी होड़ से कम नहीं। सीट है भी चैलेंजिंग। कांग्रेस के लिए सीट पर वापसी करने की चुनौती है। इसी सीट पर कभी लंबे समय तक दबदबा रख चुकी इनेलो के लिए फिर से पुराना तिलिस्म कायम करने की चुनौती है। तो बीजेपी जेजेपी के लिए सीट फतह कर अपनी ताकत और सरकार में जनता के गहरे विश्वास को साबित करने की चुनौती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चुनौतियां इतनी हैं तो फिर बड़ौदा उपचुनाव से पहले वो गर्मा गर्मी और वो जुबानी तकरारें क्यों नहीं। तो जनाब, हरियाणा में सियासत के जिस मिजाज के आप आदी हैं उसका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष के हाथ वो मुद्दे लगे हैं जिस पर उसने जुबानी शॉट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की उस पर फील्डिंग शुरू हो चुकी है। आज युवा जो है बड़ी संख्या में इस चुनाव को अब की बार अपनी जिम्मेदारी पे लड़ेंगे और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को यहाँ से उम्मीदवार को विजयी बना करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे प्रांतों की रैंकिंग जारी की है। चौंकिए मत, सोचिए भी मत, केवल जानिए। हरियाणा प्रांत गिरकर 16वें नंबर पर पहुंच गया है। खट्टर जी ने जब सरकार संभाली तो तीसरे नंबर पर हरियाणा था। तीसरे पायदान से गिरकर 16वें पायदान तक हरियाणा आ गया, क्योंकि हरियाणा में व्यवसाय का अब कोई स्कोप नहीं बचा। प्रदेश में बेरोजगारी की बढ़ती दर को लेकर विपक्ष के तेवर बेहद सुर्ख हो चुके हैं। बतौर विपक्षी उनका अंदाज ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के चिंताजनक आंकड़ों ने सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। डिप्टी सीएम साहब तो शायद आंकड़ों पर पूरा यकीन नहीं हो पाया, हालांकि इसमें जल्द सुधार और रोजगार के जल्द नए अवसर पैदा होने की उम्मीदें उन्होंने जरूर जताई। उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनेगी, हीप बनेगी, उस हीप के अंदर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगले 1 साल में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। दरअसल शनिवार को जारी हुए आंकड़ों में हरियाणा से जुड़े बेहद चौंकाने वाले और बेहद चिंताजनक आंकड़े जारी हुए थे, जिसके मुताबिक हरियाणा बेरोजगारी में सबसे अव्वल बताया गया। आंकड़ों में हरियाणा में 33.5% आबादी बेरोजगारों की है। दूसरे स्थान पर रहे त्रिपुरा में 27.9% बेरोजगार हैं, तो वहीं पड़ोसी राज्य राजस्थान में 17.5% संख्या बेरोजगारों की है। अब बेरोजगारी की दर बढ़ी कैसे, और बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन इतनी बढ़ी कैसे कि देश में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा की पोजीशन नंबर 1 की हो गई, और वो भी तब जब मनोहर बन गवर्नमेंट में रोजगार बढ़ाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें की गई थी। हालांकि कुछ इस पर कोरोना के संकट काल का हवाला भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है वो भी बेरोजगारी वाले ग्राफ में किसी न किसी संतोषजनक स्थान पर जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। या तो ईज ऑफ डूइंग का मसला हो या फिर बेरोजगारी का, ये दोनों ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के
अब विपक्ष जो है वह सरकार से सवाल कर रहा है और लाजमी भी है, जायज भी है। 3 खास मेहमान इस वक्त पंचायत में जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है जवाहर जी। अमनदीप केसरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से चेतन चौहान साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जवाहर यादव जी, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। बेरोजगारी में नंबर 1 33.5, ईज ऑफ डूइंग में 16वें पायदान पर पहुंच गए, 3 से 16। अच्छी खबर तो नहीं है किसी भी लिहाज से। साकेत जी, मेरा निवेदन है, जो आपने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया जी, जनता टीवी के क्या सोर्स है जो इसकी पुष्टि करके इस पे चर्चा करा रहे हैं? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाँ, भ्रष्टाचारों का केंद्र है। कौन है इसके? आपने इसके डायरेक्टर देखे? आप इसको चलाने वाला इसका सीईओ कौन है, ये आपने तय किया? पहला मैं फर्जीवाड़ा खोलता हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जिसने इतना झूठ बोला इसी टीवी डिबेट पे, आपने बाइट चला दी कि जिस समय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने सरकार संभाली उस समय 3 नंबर की रैंकिंग थी। सर, मैं दावे के साथ कहता हूं 10 से ऊपर थी। 3 नंबर की रैंकिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार करने के बाद जो जो सुधार कर सकते थे उसके बाद भी। आज क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो जो सुरजेवाला केवल झूठ और गलत तथ्य पेश करने की मैं चुनौती देता हूं उसे। उनके प्रवक्ता मुझे यहाँ बैठाए, चेतन मेरे भाई हैं, ये बताएं कि वो रणदीप सुरजेवाला की बात से सहमत है कि 2014 में 3 नंबर की रैंकिंग थी। अगर वो गलत होती है तो ये ट्वीट पे डिबेट पे नहीं बैठेंगे, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं नहीं बैठूंगा। रणदीप सुरजेवाला सारा दिन झूठ बोलते हैं। अब मैं आता हूं जिस कंपनी का आपने नाम लिया, कौन है ये? देश के सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी है, उनका नाम बताता हूं इसमें जो है महेश व्यास, जो इसका सीईओ है। महेश व्यास कौन था? जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी थी उसका सदस्य था। राहुल गांधी के साथ फोटो। एक मिनट अपनी बात करूं। अरे साकेत जी, ये चर्चा किस व्यक्ति पे हम चर्चा कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं जवाहर यादव जी कि क्या बीजेपी केस करेगी इस कंपनी पर कि किस आधार पर उसने हरियाणा को बेरोजगारी में पहले पायदान पर डाल दिया? हाँ, मैं बता रहा हूं ना, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त WHO या जो भी आर्थिक विश्व संगठन होता है उससे संबंधित संस्था नहीं है। मैं इसका निवेदन, आप ही कह दोगे मेरी बात को। इसके सीईओ है महेश व्यास, जो कि कांग्रेस की चुनावी मैनिफेस्टो के सदस्य थे। और शशि थरूर का अगर आप ट्वीट देखेंगे उसमें इनकी फोटो आपको नजर आ जाएगी। ये बताएगा कि देश में, और ये देखिए इसका आकलन कीजिए, महेश व्यास कहते हैं कि कर्नाटका में 2019 में कहते हैं कि कर्नाटका में जो बेरोजगारी है वो 0.01, 1% भी नहीं, एक का भी जो 100वां हिस्सा है, यानी कि 100 लोग भी ढूंढेंगे तो उसमें आपको एक भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। क्या पूरे संसार में कहीं ऐसा होता है? केवल अपने ढंग से आंकड़े बनाना और पब्लिक डोमेन में डाल देना और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। ताज्जुब है। कम से कम मैं जनता टीवी को जानता हूं, वो रिसर्च करके करता है। इसका दूसरा सदस्य और बताता हूं कौन है। दूसरे इसके सदस्य अजय शाह, जो कि इसमें डायरेक्टर है, जो कि NSC फ्रॉड हुआ कांग्रेस के समय में, यूपीए की सरकारों में, आज भी उसका आरोपी है। उसमें सजा नहीं हुई, परंतु आज भी वो केस चल रहा है, तो उसको क्लीन चिट भी नहीं मिली है। तो उसके ऊपर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने प्लांट किया है इसको? सर, मैं अगर जो आपको तथ्य बता रहा हूं, मेरा कहना साकेत जी, मेरा निवेदन आपसे, अगर आपकी टीम ने भी ये रिसर्च की होती तो आप डिबेट नहीं कराते इन लोगों के आधार पर। मतलब एक फर्जी कंपनी, और इसका आप और आगे डिबेट को बताएंगे, मैं तो इनका पूरा का पूरा चेहरा उजागर कर दूंगा कि किसके लिए हम डिबेट करा रहे हैं, और इस देश के और हरियाणा के लोगों का किन लोगों पर चर्चा करके जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूं जवाहर जी, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग पर भी आ जाएंगे। उसमें तो कोई फर्जी आंकड़ा नहीं होगा ईज ऑफ डूइंग वाले में। चेतन चौहान साहब, क्या कांग्रेस ने प्लांट किया इस स्टोरी को, जैसा कि आरोप जवाहर यादव जी की तरफ से लगाया जा रहा है? देखता आया हूं कि भाजपा के पास ना तो कोई नीति है ना कोई रीति है, सिर्फ एक चीज की बात करते हैं कि कुछ भी गलत हो जाता है वो कांग्रेस ने किया। शासन आपका, प्रशासन आपका, सेंटर में आप बैठे हो, प्रदेश में आप बैठे हो, उसके बाद आंकड़े गलत निकलते हो तो कांग्रेस ने निकाल दिए। शासन किस बात का करते हैं आप? फिर प्रशासन की बात आप करते हैं। मैं दूसरी बात पर आता हूं। अभी ये बात कर रहे थे कि आंकड़ा किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है। अगर नौकरियों की बात कर ले हम, क्या मैं वो नौकरियों के तथ्य बताऊं जौहर जी?
जो आज आपकी सरकार ने, जो मोदी जी ने उस वक्त जुमले दिए थे, उस वक्त कहा था, क्या मैं आंकड़ों के साथ बोलूं, क्योंकि आप बहुत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्या मैं आंकड़े आपको बता सकता हूँ? अरे दीजिए दीजिए, आप मेरी स्वागत आपका, दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। अरे आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं करूं, दीजिए। मैं आपने आपको मुझसे पूछा कि मैंने जवाहर आपको सुना, यादव, मैं आपको आंकड़े दूं, मैंने कहा दीजिए। हाँ तो सुनिए तो सही। अरे सर, आपने मुझसे पूछा, मैं तो आपको हाँ कहा। आंकड़े दीजिए। मैं आपको यही बात बताने जा रहा हूँ कि जब आरआरबी ने 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जब आरआरबी ने फर्जी बात नहीं करिए डिबेट में बैठ के। फर्जी बात मैं कर ही रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, आंकड़े दे रहा हूँ। आप मुझे लाके दिखा देंगे आंकड़े गलत है, आप मुझे बता देंगे आंकड़े गलत है। अरे कौन से आंकड़े दो तो सही, तभी तो सुनेंगे कोई, तो क्योंकि आदत ये हो गई है भाजपा के लोगों की कि वो सुनना नहीं चाहते। मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी, आपने हमारे नेताओं के बारे में बोला, मैंने बड़े आराम से सुना। ये जनता को तय कर लेने दीजिए। अब मुझे बताइए, 1 लाख नौकरी आरआरबी निकालती है, फरवरी 2019 में निकालती है, मार्च में आप चुनाव आचार संहिता लगाते हैं, उसके बाद 500 रुपए लेते हैं आप सारे बच्चों से। 1 करोड़ लगभग बच्चे उसमें आवेदन करते हैं। कितना हुआ, इंटू 500 करके देख लीजिए। 500 करोड़ रुपए आपने लिया, 500 करोड़ आपने अपने पास रखा, और मुझे आज तक बता दीजिए आपने क्या उस नौकरियों का हल क्या किया आज तक? अगर परीक्षा करा दी तो परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता, अगर या परीक्षा होती नहीं है, जिसका रिजल्ट आता है, जिनका रिजल्ट आता है, आपने 63,000 के करीब लोको पायलट्स की रिजल्ट निकाला 9 महीने बाद। उनको क्यों नहीं आज तक ज्वाइनिंग लेटर आपने दे दिया? क्यों नहीं दिया आज तक ज्वाइनिंग लेटर? और आपको पता है कि मध्यवर्गीय परिवार किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है चेतन जॉन जी, एक सेकंड कर सकता हूँ। जवाहर यादव जी, एक सेकंड, अमनदीप केसरी जी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। जवाहर यादव जी, अमनदीप केसरी साहब बोलिए। जी साकेत जी, जनता टीवी लगातार इन मुद्दों को, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हरियाणा के हितों के, उनको उठाता आ रहा है। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात करूं, इन्होंने सबसे पहले कहा कि सीएमआई के आंकड़ों पर ये भरोसा नहीं करते। चलिए मान लीजिए ये भरोसा नहीं करते, ये कांग्रेस के पार्टी के जो कोई कुछ होंगे जिन्होंने आंकड़े पेश कर दिए, तो लेकिन ये अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी, जो इन्हीं सीएमआई के आंकड़ों के आधार पर जिसने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, आज वो इनके सहयोगी हैं। ये सवाल पहले उनसे करें। चलिए ये बात भी छोड़ दीजिए कि भाई ये आंकड़े गलत हैं, ये इस तरह से आक्रामक हो रहे हैं सीएमआई के ऊपर कि जैसे कि हरियाणा में तो बेरोजगारी है ही नहीं कहीं, और हरियाणा का युवा बहुत ज्यादा रोजगार के साथ घूम रहा है, जबकि आपके सामने है कि सरकार को 75% का बिल लाना पड़ा। वो इसलिए लाना पड़ा और वो पूरा भी नहीं हुआ क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है। और इन्होंने एक और चीज मुझे ये जवाहर यादव जी बताएं कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, आउटसोर्सिंग पे नौकरियां क्यों बढ़ गई हैं? आज भी हरियाणा के अंदर एक नोटिस जारी होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर कि बड़ी प्रोमिनेंट और जल्दी से जल्दी आउटसोर्सिंग में लोगों को भर्ती कीजिए एडीओ की। ये परमानेंट नौकरियां क्यों नहीं निकालना चाहती? वो इसलिए नहीं निकालना चाहती कि इनकी लायबिलिटी सरकार की उस बजट की वो बढ़ जाएगी नौकरियों पे, इसलिए उस बजट को ये आउटसोर्सिंग पे यूज करना चाहते हैं ताकि जो पैसा बच जाए उसको खाना ज्यादा खाया जा सके। ये इनकी नीति है। ये बताएं जवाहर यादव कि आप आंकड़ों की सारी बातें छोड़िए, आंकड़े तो 2 करोड़ नौकरियां देने के थे, लेकिन वो देने की जगह वो लेने लग गई है सरकार। तो ये असली चेहरा है। जवाब लेते हैं। आपने कुछ दिन पहले पहले भी आपने करवाई, ठीक है अमन ये कहते हैं 1500 खाली है। देखिए कौन से मेरे मित्र ऐसे ये मुख्यमंत्री मैं उत्तर दे रहा हूं भाई, आपने उत्तर दे रहे हैं अमनदीप केसरी जी। ठीक है अमनदीप जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो क्या ये चपरासी भर्ती हो सकती है? ठीक है अमनदीप, तो ये वो ये उसी पद पे गरिमा पे रहना। अरे उत्तर ले लो मेरे भाई, इसलिए उन 1500 हरियाणा की जनता देखिए, मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे। जितनी बाकी नौकरियों का है, अरे उत्तर ले लो, युवा उत्तर ले लो मेरे भाई, इंतजार में उत्तर ले लो, बैठे इससे समय खराब करने से कुछ नहीं होगा। युवा उनका आज साकेत जी को चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। जरा जवाब ले लेते हैं, आपका भी और कांग्रेस का भी जवाब ले लेते हैं जवाहर यादव जी से, बोलिए। देखिए ये होता है व्यक्ति का दोहरा चरित्र, और मैं इनसे बात करना क्योंकि इनको तो एक तरफ पे काम करना है, मैं इनके तर्क को कुतर्क नहीं कहूंगा, मैं तर्क ही मानूंगा। मेरे इनेलो के मित्र ये कह रहे हैं
कि देखो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने 75,000 सरकारी रोजगार दिया, हम उससे संतुष्ट नहीं है। आप चौटाला की सरकार थी जिन्होंने 5,000 लोगों को रोजगार दिया था, आप वैसा कोई बड़ा कारनामा करके दिखाते। हमारे 5,000 महत्वपूर्ण थे। अरे एक मिनट बीच में सुनो, अरे बीच में चुप करो, चुप करो, बीच में चुप करिए, चुप करिए, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, विधानसभा में ठीक है उत्तर बता रहा हूँ। उस टाइम कितनी नौकरियां जरूरत थी, पॉपुलेशन क्या थी हरियाणा प्रदेश की, वो बताइए जरा। अरे भाई कितने युवा ग्रेजुएशन से ऊपर। अरे रुक जाओ आप ये संबित पात्रा स्टाइल मेरे लागू करिए, मैं पोल खोल दूंगा। अबे चौटाला जी टीवी नहीं देख रहे, नंबर नहीं बनेंगे, अभी रुक जाओ, बात कर लेता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। नंबर आपको जरूरत है, आपको मुख्यमंत्री ने नंबर तो आप बना रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए मेरे भाई, चौटाला, अमनदीप जी सुन लीजिए। अरे भाई नंबर तो आप बना रहे हैं। अरे अमनदीप जी सुन लीजिए, अमनदीप जी जरा जवाब ले लीजिए, फिर आपको काउंटर का मौका दूंगा। देखिए, मैं अमनदीप जी मेरे भाई है, अभी प्रवक्ता बने हैं, ये अच्छा भविष्य में करे, मेरी शुभकामनाएं, मेरे छोटे भाई है। मैं वो उत्तर दिया मैंने जो कि विधानसभा में अभय चौटाला जी की उपस्थिति में दिया गया है। इसलिए अब मैं प्रवक्ता से आके मैं आता हूं कांग्रेस पे। मेरे मित्र अच्छा ज्ञान बांट रहे थे, अच्छी बात है, परंतु मैंने पूछा था क्या महेश व्यास कांग्रेस मैनिफेस्टो के सदस्य थे या नहीं, वो इस कंपनी के सीईओ है या नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं इसी कंपनी के अजय शाह जो डायरेक्टर है, उनके साथ पी चिदम्बरम के साथ उनके ऊपर फर्जी केस नहीं चल रहा। 2005-6 में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके डेटा चोरी करके, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, वो बाद में अपडेट होती थी, इसके कारण वो गड़बड़ करते थे। क्या वो फर्जी केस चल रहा है, नहीं चल रहा? क्या एक विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जिसको पूरे विश्व ने बैन कर दिया, जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिसको फ्रॉड के चक्कर में जवाहर जी विश्व में बैन कर दिया गया, जवाहर जी के लिए वो काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? आप इस कंपनी की सत्यता आंकड़े अगर आप देंगे, सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या हरियाणा सरकार कोई लीगल कदम उठाएगी क्या? जवाहर यादव जी इतना बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं इसका ही बताता हूँ साकेत जी, हर व्यक्ति को अपनी बोलने की आजादी है। आज तक देश संसार के इतिहास में कौन सी कंपनी है जो हर महीने में ऐसे आंकड़े जारी करती है? तो फर्जी लोग बैठे हैं, फर्जी आंकड़े जारी करेंगे, और ऐसे लोगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है। तो नाम तो खराब हो रहा है ना सर, हरियाणा का, जो आरोपी है, हरियाणा का नाम तो खराब हो रहा है ना। अगर आप आपकी बात को मैं मान लूं, अगर आपकी बात को मान लूं, अरे साकेत जी, फर्जी लोगों को आज इसी को आधार बनाकर चंडीगढ़ में भी सवाल किया गया। चंडीगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री से सवाल किया गया। जवाहर यादव जी एक सेकंड, जब आज चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि ईज ऑफ डूइंग में आप 16वें स्थान पर चले गए हैं और बेरोजगारी में आप पहले स्थान पर आ गए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2019 का यह आंकड़ा है जो ईज ऑफ डूइंग को लेकर के है, इस पर उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। आगे आने वाले वक्त में जब हीप लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर से, तो हरियाणा और बेहतर करेगा और जो रोजगार के और भी अवसर हरियाणा में तैयार हो जाएंगे। तो वो भी तो ये कह सकते थे। और जिस बात का जिक्र इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कर रहे हैं अमनदीप केसरी साहब, कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मेरे साथ इसी डिबेट में जेजेपी के प्रवक्ता इसी वेबसाइट को कोट करते थे और ये कहते थे कि बेरोजगारी में ये स्थिति है हरियाणा की। मैं उत्तर देता हूं, आपने जो दुष्यंत जी से प्रश्न जिन्होंने किया उसका उत्तर दुष्यंत जी ने दिया होगा। मैं तो ये कह रहा हूं क्या करते थे इसको बताएंगे आप तो। अरे आपने हर चीज घुमा दी। दुष्यंत जी तो दुष्यंत चौटाला ये भी तो कह सकते थे जवाहर यादव जी, जो आप कह रहे हैं जवाहर जी जो आप कह रहे हैं कि ये फर्जी कंपनी है, दुष्यंत चौटाला भी ये कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा क्योंकि उनकी पार्टी ने पिछले विधानसभा से पहले इसी वेबसाइट को कोट किया था। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं इसको उत्तर आ गया था, बीच में मेरे कांग्रेसी मित्र आ गए थे। दुष्यंत चौटाला जी ने इस फर्जी कंपनी का उपयोग क्यों किया उस समय आप कहते तो वो बताएंगे, परंतु आप मुझे बताइए साकेत जी, मेरा तो निवेदन आपसे है कि जो मैंने कहा कि महेश व्यास इस कंपनी के सीईओ है या नहीं है, और वो शशि थरूर ने ट्वीट कर रखा है। अब जरा क्योंकि आप इस एक पॉइंट को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, मैं जवाहर यादव जी ईज ऑफ डूइंग पर आना चाहता हूँ। मैं ईज ऑफ डूइंग पर आना चाहता हूँ। ईज ऑफ डूइंग पे क्या 13 स्थान का झटका नहीं लगा हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग में? संडे गार्जियन पढ़िए, ठीक है ना जवाहर यादव जी, मुझे समझ में आ गया कि आप इस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ईज ऑफ डूइंग पर आप आए।
ईज ऑफ डूइंग सर पर। आप ये तो आपने शुरू, देखिए साकेत जी, चीज आप शुरू करो और आरोप मुझ पे लगाओ, मैं इसको बढ़ना चाहता हूँ। सर ये चीज आपने शुरू की ना, ठीक है, तो मैंने शुरुआत किया, मैंने किया। अब मैं ईज ऑफ डूइंग पर पूछना चाहता हूं आपसे। तीन से आप 16 पे पहुंच गए, 3 से आप 16 पे पहुंच गए जवाहर यादव जी। संडे गार्जियन को आप पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़िए। जवाहर यादव जी, अगर हरियाणा की छवि धूमिल कर रही है ये वेबसाइट, तो हरियाणा सरकार को केस करना चाहिए, इस पर कोई लीगल एक्शन उठाना चाहिए। खैर, मैं अब ये जानना चाहता हूं ईज ऑफ डूइंग पर। जवाहर यादव जी ईज ऑफ डूइंग पर आइए। जवाहर यादव जी ईज ऑफ डूइंग पर आइए। जवाहर यादव जी ईज ऑफ डूइंग में 3 से 16 पर पहुंच गई हरियाणा। पाकिस्तान के साथ जवाहर यादव जी, 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 ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग में तीसरे स्थान से लेकर के 16वें स्थान पर हरियाणा है। 13 स्थान जो एक बुरा प्रदर्शन हरियाणा का रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप ईज ऑफ डूइंग पे? अब मेरा उत्तर सुन लीजिए, मेरा निवेदन में उत्तर सुन लीजिए। मैंने बताया कि आपको सुरजेवाला कितना बड़ा झूठा है, मैं झूठा कह रहा हूं, उस मंच पे मेरे बड़े भाई ने वो, मैंने आपको रिकॉर्ड पे कहा कि 2014 की स्टेटमेंट उनकी झूठी है। फिर आप मेरे मित्र कह रहे हो कि क्या आप ऐसी कंपनियों पे कार्रवाई करेंगे? सर राहुल गांधी और जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पे नहीं आ रहे हैं। जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पे नहीं आ रहे हैं। जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पे नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पर आ जाइए। जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पर नहीं आ रहे हैं। वो कहिए कि मेरे बोलने की जवाहर यादव आजादी जी, है। जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, हो गया ना, सुन लिया। जवाहर यादव जी सुन लिया, आपके सारे पॉइंट सुन लिए जवाहर यादव जी, आपके सारे पॉइंट सुन लिए जवाहर यादव जी, सारे पॉइंट सुन लिए। अब ईज ऑफ डूइंग पर भी कुछ बता दीजिए। हाँ, मैं ईज ऑफ डूइंग पे बता रहा हूँ। देखिए आपने मुझे कहा कि ईज ऑफ डूइंग पे बताइए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि रणदीप सुरजेवाला का ये कहना, अरे सर ईज ऑफ डूइंग में 3 से 16 पर गए हैं सर। जवाहर यादव जी 3 से 16 पर गए हैं, ये झूठा रिकॉर्ड है क्या? वो तो ईज ऑफ डूइंग में 3 से 16 पर गए हैं, ये रिकॉर्ड झूठा है क्या? जवाहर यादव जी, जवाहर यादव जी, आपके पास लगता है जवाब नहीं है ईज ऑफ डूइंग पर। ठीक है, ठीक है, आप नहीं दे पा रहे, आप दे नहीं पा रहे। चेतन चौहान जी, चेतन चौहान जी, चेतन चौहान जी, चेतन चौहान जी बोलिए। चेतन चौहान जी ईज ऑफ डूइंग पे बोलिए। चेतन चौहान जी बोलिए ईज ऑफ डूइंग पे। ना इनके पास ईज ऑफ डूइंग का कोई जवाब है। इनके पास सिर्फ 2 नाम इनको आते हैं, या तो ये राहुल गांधी को खड़ा कर देते हैं या रणदीप सुरजेवाला को खड़ा। आज जनता ये पूछ रही है कि आपने कितने रोजगार दिए, आज हालात क्यों हुए प्रदेश। जवाहर जी, आप जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पर क्यों नहीं आ रहे? जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पे क्यों नहीं बोल रहे? जवाहर यादव जी, आप ईज ऑफ डूइंग पे क्यों नहीं बोल रहे? जवाहर यादव जी, ईज ऑफ डूइंग पे 3 नंबर से 16 नंबर पर है हरियाणा सर। तीसरे से 16वें स्थान पर है हरियाणा ईज ऑफ डूइंग में, 3 नंबर से 16 नंबर पर। क्या इस आंकड़े को आप एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि यह आंकड़ा बिल्कुल सही है? मैं उत्तर देता हूं, मैं ईज ऑफ डूइंग पे ही बात कर रहा हूं, मैं कभी डिबेट से भागता नहीं हूं। मैं फिर अपनी बात को दे रहा हूं। फिर आप चले जाएंगे झूठा, फिर आप चले जाएंगे सुरजेवाला पर। अरे सर, ये आंकड़ा तो सरकारी आंकड़ा है ना जवाहर यादव जी, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है ना जवाहर यादव जी, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है ना। आप बोलेंगे नहीं, आप बोलिए ना कि ये आंकड़ा सरकारी है ना। सरकारी आंकड़ा है कि नहीं? सरकारी आंकड़ा है कि नहीं? सरकारी आंकड़ा है कि नहीं? जवाहर यादव जी, सरकारी आंकड़ा है या नहीं है? सरकारी आंकड़ा है ही नहीं। आप ऐसे इधर उधर की बातें करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। केसरी साहब बोलिए। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, साकेत जी बोलिए। छोड़ दीजिए जवाहर यादव जी, थोड़ी देर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जवाहर यादव जी थोड़ी देर शांत हो जाइए, अमनदीप जी को बोलने दीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए। साकेत जी, जवाहर जी शांत हो जाइए थोड़ी देर, अमनदीप केसरी को बोलने दीजिए। बोलिए अमनदीप जी। मैं साकेत जी एक छोटी सी कहानी के साथ थोड़ा माहौल को ठीक भी करता हूं, जवाहर यादव जी को भी अच्छी लगेगी। भाजपा के प्रवक्ताओं के ऊपर एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक बार एक प्रवक्ता ने जो है शर्त लगाई कि भैंस की 5 टांगे होती हैं
उनके मित्र ने कहा अरे भाई तुम शर्त हार जाओगे, भैंस की पांच नहीं चार टांगे होती हैं। तो वो प्रवक्ता कहने लगे कि मैं हारूंगा तब ना जब मैं मानूंगा। ये इनकी सोच है। तो आप पूछते रहिए, ये तो जवाब तब देंगे जब ये कहेंगे कि हाँ ये सही है। तो ये इनका ट्रेनिंग है और इस तरह से ये ट्रेनिंग लेकर के आते हैं बहस में बैठते हैं। इसको मेरे जवाहर यादव ईज ऑफ डूइंग पे इसलिए नहीं आएंगे साथी जी, ईज ऑफ डूइंग पे इसलिए भी ये चर्चा नहीं करेंगे कि खुद आज उप मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 2019 से पिछली सरकार के जो आंकड़े हैं वो फेल हैं। उनका इनडायरेक्ट वे में यही कहना था कि पिछली सरकार बिल्कुल से फेल है और जो मैं अब पॉलिसी बनाऊंगा वो कारगर साबित होगी। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है कि पिछली सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी रोजगार को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, वो फेल है। सरकार के मंत्री इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हरियाणा सरकार पूरी तरह से विफल है। जवाहर जी ठीक है, चेतन चौहान जी बोलिए। चेतन चौहान जी बोलिए। मैं निवेदन करता हूं, जिस तरीके से हमने सुना है इस तरीके से जवाहर यादव जी आप भी सुन लें। हमारा निवेदन है जनता को डिसाइड कर लेने दीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। अगर हम गलत होंगे तो जनता डिसाइड कर देगी। अरे मैं और आप कौन हो रहे हैं इसको डिसाइड करना है? हमने अपना पक्ष रखना है, वो पक्ष हमारा भी सुन लीजिए। आपका हम सुने जा रहे हैं। हम चेतन जी इनको ऊपर आकाओं को दिखाना है कि मैं मानता नहीं हूँ बात को। देख लो वो जोर लगा रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैंने सच्चाई को मानना नहीं है। अब आप सुनना ही नहीं चाहते। अपने नेताओं से ज्यादा तो आप हमारे नेताओं का नाम ले रहे हो। आप मुझे ये नहीं समझ आ रही। आप इतना बता दें खट्टर साहब ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। 2.5 करोड़ आज छात्र आपने उनसे फार्म भरवा रखे हैं, 2.5 करोड़ छात्रों से, उनके बारे में क्या किया हम पूछ रहे हैं आपसे। हम चेता रहे हैं आपको। जवाहर यादव जी लगते हैं जवाहर जी इस तरीके से किस तरीके से चलेगा? हाँ नहीं, इस तरह से तो चल ही नहीं पाएगा। खैर अब चर्चा भी का वक्त भी नहीं बचा है, चर्चा का वक्त भी नहीं बचा है। जवाहर यादव जी जाते आते बस मुझे इतना बता दीजिए, जवाहर यादव जी जाते आते इतना बता दीजिए, ईज ऑफ डूइंग में 3 से 16 तक पहुंच गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, इसको तो मानेंगे ना आप? मानते हैं ना इसको कि ये सही आंकड़ा है? हाँ या ना में बोल दीजिए, वक्त नहीं है। आप फिर चले जाएंगे सुरजेवाला पर कि सुरजेवाला झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक तो सुरजेवाला ने झूठ बोला, दूसरा मैं कांग्रेस के मित्र से जानना चाहता हूं। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। 3 से 16 पर चले गए, ये आंकड़ा सही है ना? अरे 3 जिस समय मैं कह रहा हूँ मनोहर जी ने सरकार बनाई 3 नहीं, हमारी नहीं थी। अभी 16 पर है, ये सच है ना? 16 पर है, सच है ना? अरे रणजीत सुरजेवाला 16 पर है, सच है ना? ये 16 पर है, सच है ना कि ये भी झूठ है? झूठ बोल रहे हैं। ये 16 पर है, ये झूठ है। 16 पर है, ये झूठ है। 16 पर है, ये झूठ है कि नहीं? 16 पर है, ये झूठ है। 16 पर है, ये झूठ है। अच्छी बात है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जिस एक सवाल का जवाब लगातार हमने पूछने की कोशिश की और इधर उधर भटकने की प्रवक्ता ने कोशिश की, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि स्थिति और हालात क्या है। पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।